गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। Notice will be sent after the class is over. We have not notes or notice. Tell me one thing. Have you uh, have you received the notes of the previous class? क्या आप लोगों को previous class की notes मिली है या नहीं मिली है? कल की क्लास की आपको पीडीएफ मिली है या फिर नहीं? क्लास की पीडीएफ या पीपीटी दोनों में से कोई एक चीज तो मिली होगी आपको। ओके, कल का अगर नहीं मिला है तो मैं उसके लिए एक बार पूछ लेता हूँ कि क्यों नहीं मिला है। Okay. ओके, एक भी क्लास की कैसे नहीं मिली है? देखो आदर्श, आप एक बार चेक करो, ऐसा नहीं कि एक भी क्लास की नहीं मिली है। अगर कल की नहीं मिली होगी तो मैं उसको पूछ लूंगा, बट इसके पहले के क्लास के जो नोट्स है वो मिली है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर एक बार चेक करो, उसमें आपको जहाँ पे वीडियो ऑप्शन रहता है उसी के पास क्लास की पीपीटी या पीडीएफ जो है वो अपलोड होती है, तो वहीं से आपको मिलता है। तो बाकी लोगों को मिली है तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिली होगी, बाकी सभी लोगों को मिली है। चलिए, तो अगर कल की पीडीएफ नहीं मिली है तो मैं एक बार उसके लिए पूछ लूंगा, और बाकी पीडीएफ के लिए भी मैं पूछ लूंगा ताकि आप लोग को एक बार में मिल जाए। बट आप कोशिश करना कि शायद पहले की पीडीएफ जो है वो अपलोड हो चुकी है, क्योंकि आप ही लोग में से काफी लोगों को मिल चुका है। तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वो मिल गया होगा। ठीक है? आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो अलग अलग जो वर्गीकरण है उसको देखा था। जो सभी जीव जंतु है उनका 5 जगत वर्गीकरण जो है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, ये 5 जगत वर्गीकरण जो है वो किया गया। इन 5 जगत वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो हमारे पास था वो था मोनेरा। मोनेरा में हमारे पास बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है वो वहां पे प्रमुखता से मौजूद था। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा हमारा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बाकी जो भी कोशिकीय या बहुकोशिकीय जो हमारे पास बाकी यूकैरियोटिक जीव है वो सभी प्रोटिस्टा कैटेगरी में रखे गए। एक तीसरा किंगडम है जो बिल्कुल अलग है, और उसमें सिर्फ फंजाई जो है वह पाया जाता है। सिर्फ फंजाई या फंगी जो भी आप बोलो, तो वह उसके लिए एक अलग किंगडम है, एक अलग जगत वर्गीकरण किया गया है जिसमें सिर्फ फंजाई जो है वह मौजूद होता है। और उसके बाद फिर प्लांटेई, और फिर हमने देखा एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। लेकिन कल ही मैंने आपको एक चीज और बताया कि जो वायरसेस होते हैं उनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा जाता है, इसके पीछे की भी जो जानकारी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग वायरस की बात करें तो वायरस का एक कंप्लीट कोशिका जो है वह मौजूद नहीं होता। यानी वायरस एक कंप्लीट कोशिका या सेल के रूप में नहीं होता। वायरस के अंदर में सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवांशिक सामग्री है, वह सिर्फ मौजूद होती है। मीन्स जो, जैसे हमने देखा कि कोई भी एक कोशिका है, कोशिका में एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक के अंदर कुछ ना कुछ आनुवांशिक सामग्री होती है। या फिर अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की भी बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर केंद्रक नहीं है फिर भी एक सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि एक कोशिका झिल्ली है, और उस कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद होता है हमारा आनुवांशिक सामग्री। और कोशिका झिल्ली के साथ साथ बाकी जो कोशिका द्रव्य और बाकी कुछ जो सेल के जो कोशिकांग होते हैं वह भी मौजूद है।
तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। लेकिन जैसे हम वायरस की बात करते हैं, वायरस में सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिक सामग्री जो है वह पाई जाती है, जो या तो आरएनए के फॉर्म में या कभी कभी डीएनए के फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि वायरस में सिर्फ आरएनए होता है, कुछ ऐसे भी वायरस है जो डीएनए के फॉर्म में भी होते हैं। जैसे कि एक वायरस बहुत ही फेमस है जिसको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, या फिर ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को, जीवाणु को प्रभावित करता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये एक डीएनए वाला वायरस है। इसी तरीके से वायरस जो है वो या तो हो सकते हैं आरएनए से बने हो या फिर डीएनए से बने हो, बट एट द एंड ऑफ द डे एक खास चीज जो उनमें मौजूद है वो ये है कि वो एक कोशिका के रूप में नहीं है, कोशिका के स्वरूप में नहीं है। जब वो सिर्फ इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में निर्जीव वस्तुओं के साथ हैं तो वो भी निर्जीव की तरह से ही बिहेव करते हैं। उनके अंदर में कोई ऐसा सेल की प्रक्रिया जो है वह देखने को नहीं मिलती, उनके अंदर में मेटाबॉलिज्म या उपापचन की जो क्रिया है वह देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई और जो कोशिका के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती है वह देखने को मिलती है। ठीक है? अच्छा, अगर आप लोग का बाकी डिस्कशन जो है वो हो गया होगा तो अब प्लीज थोड़ी देर के लिए सिर्फ क्लास पे कंसंट्रेट कर लीजिए। बाकी अगर कोई काम का मैसेज हो तो डालें, नहीं तो बाकी चीजों को बंद कर ले। चलिए, तो आ, अब स्टार्ट करते हैं वापस से। वायरस जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और वायरस का सिंपल सा जो मेन चीज हमें देखना है कि वायरस के अंदर में कोई भी कोशिका की प्रक्रिया जो है वह नहीं होती, कोशिका की कोई भी प्रक्रिया जो है उसके अंदर नहीं होती, और यह सिंपल एक तरीके से सिर्फ आनुवांशिक सामग्री जो है वह मौजूद होता है, सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिक सामग्री जो है वह मौजूद रहता है, बाकी और कुछ उसमें नहीं होता। तो एक चीज को सबसे पहले आपको यहां ध्यान रखना है, वायरस कब एक्टिव होता है कि मान लो वह किसी लिविंग कोशिका के अंदर चला गया, कोई भी जीवित कोशिका है उसके अंदर जब वो चला गया, तो उस जीवित कोशिका के अंदर जाने के बाद फिर वह एक तरीके से एक्टिव होता है। उस जीवित कोशिका का जो सामग्री, आनुवांशिक सामग्री होगा, उस पर यह कब्जा जमा लेगा, उसको वह इन्फेक्ट करेगा, और फिर उसी के माध्यम से अपने आनुवांशिक सामग्री को और बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस चीज को यहां पर थोड़ा समझना, आपको वायरस क्लियर हो जाएगा कि मान लो जैसे एक हमारे पास कोई कोशिका है, एक कोशिका है, इस कोशिका का एक केंद्रक होगा, यानी एक सेल है तो उसका एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए मटेरियल है। तो मान लो कोई वायरस है, ये मान लेते हैं कि वायरस है, और वायरस के अंदर में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो है वह सिर्फ मौजूद है। हो सकता है इसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग हो, एक प्रोटीन का एक आवरण हो, उसके द्वारा यह जेनेटिक मटेरियल जो है वह घिरा हुआ है, यह चारों ओर से उससे घिरा हुआ है। तो यह वायरस जब हमारे किसी कोशिका के अंदर में प्रवेश करता है तो वह केंद्रक तक पहुंचने की कोशिश करता है, और केंद्रक तक पहुंचने के बाद यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पे जो आनुवांशिक सामग्री होगा, उसको संक्रमित करने की कोशिश करता है, उसको संक्रमित करने की कोशिश करता है। और फिर इसकी मदद से एक बार जब इसने कोशिका को या केंद्र को एक तरीके से कब्जा कर लिया, उसके बाद यह अपना जो नंबर है या अपनी जो ये डीएनए मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। मींस अब इसकी जो है वो प्रति बनाना स्टार्ट करेगा, कि ऐसा बहुत सारा प्रति जो है वह बन जाए, ऐसा बहुत सारा वायरस जो है वह बन जाए। तो पहले यह इसको अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद अपने अलग अलग प्रतियों को बनाने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ ये जो प्रतियां है अब ये जाकर दूसरे कोशिकाओं को एक तरीके से प्रभावित करना स्टार्ट करेंगी। तो धीरे धीरे ये दूसरे कोशिकाओं तक फैलती जाएंगी, और हमारा जो पूरा शरीर है वह इन वायरस से इंपैक्ट होता है। तो पहले वो किसी एक कोशिका को इन्होंने इन्फेक्ट किया, एक कोशिका को संक्रमित किया, और फिर उसके माध्यम से इस कोशिका के सभी जो इसके पास जो भी फूड और बाकी चीज होगा उसका इस्तेमाल करके फिर यह वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है या अपने आप को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यह वायरस काम का काम होता है। और जैसे ही यह कोशिका, मान लो किसी कारण से यह कोशिका अगर डेड हो गई, किसी कारण से यह कोशिका अगर डेड हो गई, इनएक्टिव हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे यह कोशिका डेड हो गई तो यह वायरस को अगर कोई दूसरी कोशिका नहीं मिली, इस वायरस को कोई दूसरी कोशिका नहीं मिली, तो यह भी
निष्क्रिय हो जाएगा। यह हमारे शरीर में मौजूद हो सकता है बट यह निष्क्रिय रहेगा। तो यही एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि डेड वायरस या इनएक्टिव वायरस जो है, यानी कि निष्क्रिय वायरस जो है, वो हमारे शरीर के अंदर में मौजूद होते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी कोशिका नहीं मिल रही है जिसको वो संक्रमित कर पाए। तो यह चीज को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलो, तो ये तो हो गई कि वायरस काम कैसे करता है। अब वायरस जो है वो अकेले ऐसे जीव नहीं है जो इस प्रकार का संक्रमण कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ और भी चीजों को आइडेंटिफाई किया गया, कुछ और चीजों को भी निकाला गया, और उसमें दो चीज मेनली निकल के आते हैं। एक है वायरोइड और दूसरा है प्रायंस। दो और चीजों का नाम दिया गया, एक का नाम दिया गया वायरोइड्स और दूसरे का नाम दिया गया प्रायंस। तो देखो, ये हमारी वायरस तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है, वो होते हैं वायरोइड्स। अब वायरोइड्स है क्या? बेसिकली ये भी वायरस के तरीके से है, लेकिन पूरा वायरस नहीं है। पूरा वायरस क्यों नहीं है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा कि अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस के अंदर में आनुवांशिक सामग्री जो है वह मौजूद है। मान लो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक सामग्री है। इस जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ जनरली देखने को क्या मिलता है कि एक प्रोटीन की कोटिंग होती है। एक प्रोटीन की कोटिंग होती है, यानी एक प्रोटीन की बाउंड्री जो है वह बनी होती है। प्रोटीन के द्वारा इसका एक आवरण होता है जो इसको चारों ओर से जेनेटिक मटेरियल को घेर कर रखता है, इनक्लोज करके रखता है। लेकिन इसी का एक छोटा भाई है वायरोइड्स। वायरोइड्स में क्या है, यह जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके चारों ओर कोई जो हमारे पास कोटिंग होना चाहिए वह कोटिंग भी मौजूद नहीं है। और यह वायरस की अपेक्षा में बहुत ही कम आनुवांशिक सामग्री है, और इसके आसपास में कोई कोटिंग भी मौजूद नहीं है। बहुत ही रेयरली पाया जाता है, बहुत ही कम जगहों पे पाया जाता है। बट वायरोइड्स को भी खोजा गया है, और इसको खोजा गया था 1971 में। टीओ डायनर ने इसको खोजा था और इसको बोला था कि यह भी एक संक्रामक एजेंट है, लेकिन यह पूरी तरीके से वायरस नहीं है। वायरस से मिलता जुलता है बट पूरी तरीके से वायरस नहीं है। अब एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, इसके कारण अगर हम इसकी बात करें तो इसमें प्रोटीन कोड जो है वह मौजूद नहीं होता है, और इसके कारण एक बीमारी देखी जाती है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यह जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो खैर बस आपको याद रखना है कि वायरोइड्स होता क्या है। इतना डिजीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। वायरोइड्स को याद रखना, वायरोइड्स सिंपली एक संक्रामक एजेंट है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है, और यह वायरस से मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है? इसमें भी सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन फिर वायरस से अलग कैसे है? इसका जो जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक सामग्री है वह वायरस के तुलना में कम है, वायरस के तुलना में काफी कम है। दूसरी चीज, इसके ऊपर कोई प्रोटीन कोटिंग जो है वह मौजूद नहीं होती। इसके ऊपर कोई प्रोटीन कोटिंग या प्रोटीन का आवरण जो है वह मौजूद नहीं होता। इसके लिए यह वायरसेस से अलग है। इनका एक और छोटा मिलता जुलता भाई है जिसको हम प्रियंस के नाम से जानते हैं। अब प्रियंस क्या है? यह भी एक तरीके से एक संक्रामक एजेंट के रूप में जाना जाता है, और अगर हम इसकी बात करें तो यह भी बेसिकली एक आनुवांशिक सामग्री के रूप में ही है, बट एक बोला जाता है कि एक विचित्र तरीके का प्रोटीन जो है वह पाया जाता है प्रियंस के फॉर्म में। ये आनुवांशिक सामग्री तो है, लेकिन जैसे हमने देखा कि आरएनए या डीएनए के फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक अलग ढंग से संरचना के रूप में मौजूद होता है प्रियंस। जैसे अगर हम वायरस की बात करें या वायरोइड्स की बात करें तो इसके अंदर में आरएनए जो है वह मौजूद होता है, या वायरस में डीएनए भी मौजूद हो सकता है। तो प्रोटीन का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिलता है हमें वायरसेस में या वायरोइड्स में। बट इन्हीं का एक छोटा भाई है प्रियंस, और प्रियंस में भी कुछ प्रोटीन्स ही होते हैं, कुछ जीन्स या आनुवांशिक सामग्री ही होते हैं, लेकिन यह अजीबोगरीब तरीके से मुड़े हुए होते हैं। अजीबोगरीब स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है। तो इनका स्ट्रक्चर जो है वह नॉर्मल वायरस या वायरोइड से मिलता जुलता नहीं है। यह भी सिर्फ एक आनुवांशिक सामग्री है, और जैसे बाहर में देखा जाए तो इनका भी कोई रोल नहीं है। बाहर में मीन्स यह भी एक्टिव नहीं है, यह वायरस से भी छोटे हैं, वायरस से भी काफी कम लेवल पे पाए जाते हैं। जनरली इसके साथ प्रियंस के साथ अगर हम बात करें तो प्रियंस के कारण एक जो डिजीज होती है वो काफी फेमस है, और वह डिजीज का नाम है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज नाम की एक
थोड़ा बहुत अल्जाइमर से मिलता जुलता है। बट मैड काउ डिजीज में जनरली क्या होता है कि मैड काउ डिजीज में बोला जाता है कि आदमी की एक तरीके से जो याद रखने की जो क्षमता है वह कम होती चली जाती है। ठीक है? तो मैड काउ डिजीज जो है वह प्रियंस के कारण हो सकता है। मैड काउ डिजीज जो है वो प्रियंस के कारण हो सकता है। यह एक जेनेटिक सामग्री है, यह एक जेनेटिक सामग्री है, बट आरएनए या डीएनए के शेप में नहीं है। एक अलग ढंग से मुड़ा हुआ प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसको हम प्रियंस के रूप में जानते हैं। तो ना तो यह आरएनए के टाइप का है ना डीएनए के टाइप का है, बट अनुवांशिक सामग्री की तरह ही लगता है, और इसी के लिए इसको एक अलग क्लासिफिकेशन दिया गया, प्रियंस। तो तीन चीजों को याद रखना, हमारे पास तीन अलग अलग चीजें हो गई। एक हो गया वायरस, दूसरा हो गया वायरोइड्स, और तीसरा हो गया प्रियंस। वायरसेस का मतलब होता है एक अनुवांशिक सामग्री वाला एजेंट जो बाहर में निष्क्रिय है, बट किसी सजीव के अंदर में जाने के बाद वह एक्टिव हो जाता है, कार्य करने लगता है। उस सेल को वह इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करने के बाद अपनी प्रतियां जो है वह तैयार करता है और बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। यह आरएनए से बना हो सकता है या डीएनए से बना होता है। वायरस में एक नाम आप हमेशा याद रखना, और उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को इसलिए याद रखना कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी का जो एक आधार है वह है बैक्टीरियोफेज। बायोटेक्नोलॉजी में जो हम अलग अलग मेडिसिन बनाते हैं, या फिर जो आज के समय में हम जीन एडिटिंग की बात करते हैं, इन सभी के पीछे जो बेसिस है, इन सभी के पीछे जो एक कार्य है वह होता है बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज, और इसी से मिलता जुलता एक टर्म आप आगे पढ़ोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इन्हीं दोनों पे बायोटेक्नोलॉजी का जो एक आधा हिस्सा है जो मेडिसिन से संबंधित हो, या फिर आपको एक तरीके से जीन एडिटिंग से संबंधित हो, वह सभी एक न एक तरीके से किसी न किसी तरीके से बैक्टीरियोफेज से जुड़े होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज हमें एक नेचुरल ढंग से जीन एडिटिंग या बाकी चीजों की एक समझ विकसित करने में हेल्प करता है। तो वायरस का एक टाइप है बैक्टीरियोफेज जो डीएनए से बना होता है। और ये हो गई वायरस के बाद दो इसके मिलते जुलते भाई हैं, एक है वायरोइड्स और एक है प्रायंस। वायरोइड्स साइज में काफी छोटा है, जेनेटिक मटेरियल काफी कम है, लेकिन यह जो है वह वायरस के तरीके से ही संक्रामक एजेंट के रूप में काम कर सकता है। वायरोइड्स की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर में कोई प्रोटीन कोटिंग जो है वो मौजूद नहीं होती। दूसरा इसका भाई है प्रियंस। प्रियंस में जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, साइज इसका बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो आनुवांशिक सामग्री है या प्रोटीन है उसका कोई खास स्ट्रक्चर वायरस से मैच नहीं करता। उसका जो स्ट्रक्चर है वो वायरस से मैच नहीं करता। मीन्स इसकी जो प्रोटीन है वो अजीबोगरीब ढंग से मुड़े हुए होते हैं, वो आरएनए के टाइप का शेप जो है वो नहीं बनाते, और इसी के लिए इनको एक अलग क्लासिफिकेशन दिया गया, प्रियंस। इनके द्वारा जो सबसे फेमस डिजीज है वह है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज जो है वह देखने को मिलता है। इसी का ह्यूमन वर्जन जो है उसको सीआर जैकब डिजीज के रूप में जाना जाता है, सीआर जैकब डिजीज के रूप में जाना जाता है, बट स्लैंग लैंग्वेज में उसको कई बार मैड काउ डिजीज ही ह्यूमंस में भी बोल दिया जाता है, जिसमें जनरली भूलने की क्षमता और इन सभी चीजों से संबंधित बीमारियां होती है। तो ये तीन हो गए हमारे वायरस फैमिली के। अब इनको किसी भी जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें नहीं रखा गया है। कई बार लोगों इनको छठे जगत में डाल देते हैं, बट वही है, क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस जो है सबका अलग अलग बेसिस हो सकता है, उसके अनुसार 5 किंगडम, 6 किंगडम, 7 किंगडम जितने चाहे बना सकते हैं, बट मेनली 5 किंगडम ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। चलिए, क्लियर है? आई होप ये क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हो गया। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, लाइकेंस के बारे में। लाइकेन के बारे में आपने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा। इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा कि एक खास टाइप का इंटरेक्शन होता है, अलग अलग जीवों के बीच में, जिसको हम सिम्बायोसिस के रूप में जानते हैं। सहजीवी जीव के रूप में हम उनको जानते हैं, या सहजीवी का जो उदाहरण है वो आपको इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है।
तो ठीक वैसे ही लाइकेंस जो है वो बेसिकली शैवाल और फंजाई का एक सहजीवी उदाहरण है। यहाँ पे फंजाई और शैवाल यानी कि अलगी, यह साथ मिलकर एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। और एक चीज याद रखना, जब से पृथ्वी स्टार्ट हुई है, जब से पृथ्वी स्टार्ट हुई है तब से माना जाता है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो वहां पे मौजूद रहे होंगे, या कोई भी इकोसिस्टम जब बनता है, कोई भी इकोसिस्टम जब तैयार हो रहा होता है तो उसके स्टार्टिंग में कुछ जो जीव पाए जाते हैं, उनमें से लाइकेंस और मॉसेज नाम के दो जीव काफी फेमस हैं। एक का नाम है लाइकेन और दूसरे का नाम है मॉसेज। लाइकेन और मॉसेज। तो लाइकेन की अगर हम लोग बात करें, लाइकेन में दो चीजें होती हैं। एक होती है अलगी, अलगी का मतलब आपका शैवाल, और दूसरा होता है फंजाई, फंजाई। तो अलगी प्लस फंजाई, इन दोनों का जो सहजीवी उदाहरण है वो है लाइकेन। अब देखो, इसमें अलगी के बारे में आप सभी को मालूम है कि अलगी जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है, मींस यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यह फूड जो है यानी कि खाना जो है वो तैयार कर सकता है। तो यहाँ पे अलगी का काम क्या है कि खाना तैयार करना। दूसरा, फंगी का फिर क्या काम है? फंगी जो है, अलगी को अगर खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए उसको कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होगी, कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिएंट जैसे कि उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। कार्बन तो एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं, बट बाकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, बाकी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो और इन सभी को प्रोवाइड करने के लिए या पानी को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मौजूद होता है फंगी, और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक खास शेप जो है वो प्रोवाइड करना, वह काम होता है फंजाई का। तो अलगी और फंजाई यानी कि शैवाल और फंजाई जो है वह साथ में मिलकर सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। अब यह जो सहजीवी एसोसिएशन है इनका, यह जो इनका संबंध है वो इतना एक तरीके से आपको दिखेगा कि दोनों जो जीव है वो अलग अलग जीव नहीं बल्कि एक ही जीव है। जैसे आप इनका फोटो देखो, यहां पे ये एक एसोसिएशन आपको दिख रहा होगा। ये जो पार्ट है आपका, ये बेसिकली आपका शैवाल है। इस शैवाल को देखकर आपको लगेगा कि यहां पे सिर्फ एक ही जीव जो है या एक ही जीव जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, और यह शैवाल जो है वो एक ही जीव के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर सॉरी, यह जो लाइकेन है वह एक ही जीव के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके भीतर में दो अलग अलग जीव पाए जाते हैं। एक तो आपका फंजाई है, दूसरा आपका शैवाल है। और इसी के लिए कई बार लाइकेंस को बोला जाता है कि नहीं, ये दो अलग अलग जीव नहीं है, ये एक ही जीव है। बट वास्तव में ये दो अलग अलग जीव होते हैं, और इसको लेकर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि अगर मान लेते हैं इस तरीके के लाइकेंस है तो लाइकेंस में कौन कौन से जीव जो है वो पाए जाते हैं। तो एक आपका अलगी हो गया और दूसरा आपका फंजाई हो गया। तो अलगी और फंजाई के मिलने से यह आपका लाइकेंस बनता है। लाइकेंस की खासियत क्या है? लाइकेंस जो है वो अलग अलग जगहों पे पाए जा सकते हैं। ये रॉक पे पाया जा सकता है, यानी कि जहां पे सिर्फ चट्टान है, जहां पे सिर्फ चट्टान है और कुछ भी नहीं है, वहां पे भी पाया जा सकता है। जहां पे पेड़ पौधे वहां पे तो उग ही सकता है, जहां पे सॉइल है वहां पे तो उग ही सकता है, लेकिन जहां पे सॉइल नहीं है, जहां पे मिट्टी नहीं है, उस जगह पे भी लाइकेंस जो है वो जन्म ले सकते हैं, उस जगह पे भी वो सरवाइव कर सकते हैं। इसी के लिए बोला जाता है कि जब भी हमारे किसी पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत होती है तो शुरुआत में जो सबसे पहला जो जीव आता है वो हमारा लाइकेंस होता है। लाइकेंस की मदद से ही फिर वहां पे धीरे धीरे कुछ समय के बाद वहां पे मिट्टी बनती है और फिर बाकी पेड़ पौधों का जन्म होता है। तो यह जो हमारे लाइकेंस है, यह जो हमारे लाइकेंस है वह एक तरीके से पहले वो जीव है जो किसी जगह पर ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। लाइकेंस की एक और खास विशेषता है, लाइकेंस जो है वो अपना कुछ न्यूट्रिएंट्स, अपना कुछ जो पोषक तत्व है वो डायरेक्टली एयर से भी लेता है। कुछ जो अपना पोषक तत्व है वो डायरेक्टली एयर से भी ले सकता है। जैसे कि अगर इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, अगर इसको सॉइल से नहीं मिल रहा है तो ये डायरेक्ट एयर से, यानी कि अगर इसको मिट्टी से नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट हवा से भी नाइट्रोजन को ले सकता है। हवा से भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है लाइकेंस में। अब इसके कारण लाइकेंस को वायु प्रदूषण के एक इंडिकेटर के रूप में, एक सूचक के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यह जो है एयर पॉल्यूशन के
एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है, यानी कि हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? लाइकेंस जो है वो हवा में से नाइट्रोजन को डायरेक्ट सोख सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन को ले सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि किसी वायु में बहुत अधिक मात्रा में सल्फर या बाकी जो प्रदूषक है वह मौजूद है, तो इस केस में लाइकेन की जो जनसंख्या है वो कम होने लगती है या खत्म होने लगती है। तो मान लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया या कोई और प्रदूषण जो है वो अधिक बढ़ गया, तो इस केस में लाइकेन की जो जनसंख्या है वह कम होने लगती है, क्योंकि सल्फर को इसको नहीं चाहिए। अगर सल्फर इसको मिल रहा है हवा से तो इसके लिए खतरा है। तो यह नाइट्रोजन को सिर्फ लेता है एटमॉस्फेयर से, बाकी चीजें अगर उसमें मौजूद है, बाकी अगर प्रदूषक तत्व मौजूद है, तो उसकी सूचना जो है वो हमें यह देखने से मिलती है कि कहीं पे लाइकेन की जनसंख्या अधिक है या कम है। अगर लाइकेन की जनसंख्या है वो अधिक है तो इसका मतलब वहां पे हवा की क्वालिटी जो है वह बेहतर है। अगर लाइकेन की संख्या कम हो रही है तो इसका मतलब हवा जो है वो खराब हो रहा है, हवा जो है वो प्रदूषित हो रही है, वायु प्रदूषण हो चुका है। तो इसीलिए लाइकेन काफी महत्वपूर्ण जीव के रूप में आज के समय में देखे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। हाँ, लाइकेंस जो है वो अलगी और फंगी से मिलके बना हुआ है। तो अलगी और फंगी अलग होते हैं, बट साथ में जब मिलके ये लाइकेंस को बना लेते हैं तो उसके बाद माना जाता है कि वो एक तरीके से बिहेव करते हैं। हाँ, ये जीव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इंडिया क्या पूरे विश्व में होते हैं, हर जगह लाइकेंस मौजूद है। सॉइल पे भी उग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, लाइकेंस एक ऐसे जीव है जो लगभग सभी जगहों पे ग्रो कर सकते हैं, लगभग सभी जगहों पे उनका ग्रोथ हो सकता है। इवन चट्टानों पे उनका ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है। लाइकेंस जीवाणु नहीं है, लाइकेंस जीवाणु नहीं है, लाइकेंस दो अलग अलग जीवों का एक समूह है। वो दो जीव है, अलगी और फंजाई, यानी कि शैवाल और फंजाई। इन दोनों के एसोसिएशन से, इन दोनों के सहजीवी संबंध से बनता है लाइकेंस। तो ये बैक्टीरिया नहीं है। एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर कैसे हैं इसको देखो। जब हम लाइकेंस की बात करते हैं तो लाइकेंस में क्या है कि ये हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन लेते हैं। ये हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन लेते हैं। तो मान लो हवा में नाइट्रोजन तो है, बट नाइट्रोजन के साथ बाकी जो प्रदूषक तत्व हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई, मीथेन की मात्रा अधिक हो गई, या फिर किसी और प्रदूषक तत्वों की मात्रा अधिक हो गई, तो जब यह नाइट्रोजन को लेंगे तो नाइट्रोजन के साथ साथ यह जो प्रदूषक तत्व है यह भी इसके पास आ जाएंगे। और जैसे यह प्रदूषक तत्व इसमें एंटर करते हैं, इसको एक तरीके से इसकी जो पॉपुलेशन है वह घटना स्टार्ट हो जाएगी। यह जो प्रदूषक तत्व है इसके लिए हानिकारक होंगे, इसकी जो जनसंख्या है वो घटना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर यह बाहर से नाइट्रोजन लेना कम कर देगा, और जब नाइट्रोजन कम लेगा तो इसका ग्रोथ जो है, इसका विकास जो है वो रुक जाता है। तो किसी भी केस में अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वायु प्रदूषित है तो इसकी जनसंख्या कम होने लगती है, और अगर जनसंख्या कम हो रही है तो उसका एक मतलब यह भी होगा यहाँ पे वायु प्रदूषण शायद अधिक है। चलिए, आपको देख के लग रहा है कि लाइकेंस यहाँ पे चल सकते हैं। देखो, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पौधे की क्या कैटेगरी है, लाइकेंस की और पौधे में क्या अंतर है। आप उसको सिंपली समझ सकते हो, पौधा जो है उसका अपना एक फीचर है, और अलगी जो है उसको हमने देखा कि वह बहुत एक कोशिकीय जीव है। वो बहुकोशिकीय या उत्तक वाला जीव नहीं है, या अंगों वाला जीव नहीं है, यह एक कोशिकीय प्राणी है। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद कौन सा है, फंजाई है। फंजाई बहुकोशिकीय है, लेकिन उसमें भी उत्तक और बाकी चीजें कम ही मौजूद होती है, और इन दोनों के सहजीवी संबंध से बना है लाइकेंस। तो ये फिर पौधा, आप इसको कैसे क्लासिफाई करते हो? हर एक चीज जो ग्रीन दिखती है इसका मतलब वो नहीं कि वो पौधा ही है, हर ग्रीन दिखने वाली चीज पौधा हो जरूरी नहीं।
बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज जो है एक वायरस है जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है या बैक्टीरिया को हार्म करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। चलिए अब हम आते हैं इससे आगे मानव शरीर के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप में से एक क्वेश्चन था कि इसको हम प्रैक्टिकली कहाँ देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप रॉक्स वगैरह के आसपास में देख सकते हैं, मीन्स जहां पे रॉक्स और बाकी चीजें हो वहां पे आप जाकर इसको देख सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे तो क्या आपसे यह पूछा जाएगा कि आपने कभी लाइकेंस को हकीकत में देखा है कि नहीं? क्या आपने रॉक्स विजिट किया है? क्या आप कोई चट्टान पे चढ़कर गए थे? क्या आपको वहां पे लाइकेंस देखने को मिला या नहीं मिला? ऑफ कोर्स अब जब आप पहाड़ों की तरफ जाओगे या फिर जब आप कुछ बाकी जगहों पे जाओगे, हमने अपने आसपास के ज्यादातर जगहों पे खेती और बाकी चीजें स्टार्ट कर दी है। बट जहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट है, जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम है, उन जगहों पे आपको शैवाल और इसका जो फंजाई का जो एसोसिएशन है वह देखने को मिल जाएगा। लाइकेंस जो है वो दिख जाएंगे। बट क्या आपको एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि आपने लाइकेंस कहीं पे देखा है? आप पहले ये सोचो कि आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन पूछो कि क्या ये यूपीएससी के हिसाब से रेलेवेंट है भी जो आप पूछ रहे हो। और इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए कई बार मैं उसको आंसर नहीं करता। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का। और ह्यूमन बॉडी का एक जो टॉपिक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है जिससे सवाल पूछे जाएंगे और साथ ही साथ आगे आपको बायोटेक्नोलॉजी को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है? तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मानव शरीर में आखिर हमें किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। देखो एक तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जो परिसंचरण तंत्र जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा हमें जानना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। क्योंकि श्वसन तंत्र के बारे में क्यों पढ़ना है इसको भी आप समझना कि हमें पॉल्यूशन और बाकी चीजों को जानना होता है, तो इसलिए हम श्वसन तंत्र के रूप में भी या श्वसन तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरा जो है वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है और इसके कारण इससे भी हमें जानने की जरूरत है। और चौथा है तंत्रिका तंत्र, यानी जो हमारी जो एक तरीके से मस्तिष्क वाली जो इंटायर सिस्टम है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन चार बॉडी के सिस्टम है जिसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बट मानव शरीर से संबंधित कुछ जानकारी है जिसका एग्जाम के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से बहुत कम महत्व है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम अपने मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर जो है वो खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। खरबों खरबों की संख्या में हमारे पास कोशिकाएं होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास एक ड्रॉप है ब्लड का, अगर आपके रक्त का एक सिंगल ड्रॉप है तो उसमें लगभग 250 मिलियन सेल्स हो सकते हैं। यानी कि लगभग 25 करोड़ कोशिकाएं जो है वह एक रक्त के ड्रॉप में, एक ब्लड ड्रॉप में इतनी कोशिकाएं हो सकती है। तो इससे आप समझने की कोशिश करना कि कोशिकाओं का साइज क्या होता है और हमारे शरीर के अंदर में कितनी कोशिकाएं मौजूद हो सकती हैं। हमारे शरीर के अंदर में कितनी कोशिकाएं मौजूद हो सकती है इसको आप सिर्फ इससे समझना कि वन ब्लड ड्रॉप, एक जो आपके रक्त की बूंद है उसमें 250 मिलियन कोशिकाएं होती है, 250 मिलियन सेल्स। 250 मिलियंस का मतलब होता है 10 मिलियंस का मतलब 1 करोड़, तो 250 मिलियन का मतलब हो गया 25 करोड़। तो 25 करोड़ कोशिकाएं सिर्फ एक ब्लड ड्रॉप में मौजूद होती हैं। इसके हिसाब से आप अनुमान लगाना कि हमारे पूरे शरीर में कितनी कोशिकाएं होंगी। अब इसके साथ साथ अगर हम मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर में लगभग हमारे सभी कोशिकाओं को ब्लड की आपूर्ति होती है। रक्त की आपूर्ति जो है हमारे सभी कोशिकाओं को होती है। हमारे हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक कोशिका में ब्लड की आपूर्ति होती है। लेकिन हमारे शरीर का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पे ब्लड की आपूर्ति डायरेक्टली नहीं होती। हमारे बॉडी का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पे ब्लड की डायरेक्ट आपूर्ति नहीं होती। और वह हिस्सा कौन सा है? क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि वह हिस्सा कौन सा है जहां पे ब्लड की आपूर्ति नहीं होती?
बोन्स नहीं, बोन्स में बनती है ब्लड। देखो बोन्स में ब्लड बनती है। कॉर्निया, ठीक है। तो एक जो, चलिए, तो एक जो कुछ आंसर जो आ रहा है वो है कॉर्निया, और कॉर्निया इसका सही आंसर है। जैसे आप अपनी आंखों को देखते हो तो उसमें आपको एक व्हाइट कलर का जो दिखाई देता है, जो आपके आंखों में जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन दिखाई देता है, उसको हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और कॉर्निया हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे ऑक्सीजन की सॉरी, जहां पे हमारे पास ब्लड की सप्लाई नहीं होती। ब्लड का काम क्या है? ब्लड का एक मेजर काम जो है वह है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। बाकी बहुत सारे काम है, बट एक मेजर काम है, ब्लड का काम जो है वह है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो कॉर्निया तक ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। कॉर्निया तक ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। और कॉर्निया में फिर ऑक्सीजन जाता कहां से? कॉर्निया भी तो किसी न किसी कोशिका से बना है, और कोशिका को अगर एनर्जी चाहिए, अगर ऊर्जा उत्पन्न करना है, तो उसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आखिर इस कॉर्निया को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन मिलेगा कहां से? यह ऑक्सीजन उसको डायरेक्टली मिलता है। हवा से डायरेक्टली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है हमारी आंखों की कॉर्निया। तो कॉर्निया में ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से जाता है। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक सोते रहे, मान लो आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लगातार सोते रहे, तो आपकी आंखों में थोड़ा बहुत जो सूजन दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है कि आंखों की कॉर्निया जो है उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो आंखों में सूजन इसलिए होती है कि जो आईलिड्स है वो थोड़ी बड़ी हो जाए या थोड़ी सी खुल जाए, जिसके कारण ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये आंखों का एक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है कि आंखों को अगर लगातार ऑक्सीजन चाहिए, मान लेते हैं आपने आंखें बंद कर ली है, तो थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन तो फिर भी जा रहा है, लेकिन अगर लंबे समय तक आपने आंखें बंद करके रखी हुई है तो उसमें थोड़ा सूजन होता है, जिससे कि आपकी जो आईलिड्स है, जो आंखों की जो एक तरीके से जो आपकी आंखें थोड़ी सी खुल जाए और उसको और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो यह कॉर्निया में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा, हमारे शरीर में स्टार्टिंग में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर में 300 से ज्यादा हड्डियां होती है। पर धीरे धीरे ये हड्डियां जो है वो टूटती नहीं है। ऐसा नहीं कि बचपन में खेलने में हड्डियां टूट गई, बल्कि ये हड्डियां जो है वो मिल जाती हैं। और जब एक अडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं, एक वयस्क मनुष्य की बात करते हैं, तो वयस्क मनुष्य के अंदर में लगभग 200 हड्डियां, यानी 200 बोन्स के आसपास में, 206 के बोन्स के आसपास में पाई जाती हैं, लगभग 206 है। तो ये हड्डियों जो है वो बाद में धीरे धीरे, जो बच्चों के समय में जो हड्डियां होती है वो लगभग 300 से अधिक होती हैं, पर धीरे धीरे वो फ्यूज करती चली जाती हैं, एक दूसरे से मिलती चली जाती हैं। और हमारे शरीर में बाद में जब वे कोई वयस्क व्यक्ति है, तो उस वयस्क व्यक्ति के अंदर लगभग 206 हड्डियां जो है वो मौजूद होती हैं। अब एक खास और एक आखिरी बात जो हमारे मानव शरीर के बारे में है, आप सभी को एक कई बार एक अनुभूति होती होगी गूज बम्स की। गूज बम्स का मतलब जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है? कि जैसे मान लो आपने कुछ बहुत ही अच्छा देखा, या कुछ बहुत अच्छा सोचा आपने, या फिर आपको किसी चीज की ऐसी याद आई, या फिर आपको डर लग गया कि सामने भूत हो, ओके, या कुछ और भी हो। तो किसी भी कंडीशन में कई बार आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि गूज बम्स, या आपने कुछ बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुना, या मे बी बहुत अच्छा क्रिकेट मैच चल रहा हो, आईपीएल टाइप। तो इस सभी में आपका क्या होता है कि एक सिचुएशन होता है जब आपके रोंगटे खड़े होते हैं, गूज बम्स होना उसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये गूज बम्स आखिर होते क्यों हैं और इसका ओरिजिन कहां से है? देखो, पहले क्या था, पहले हमारे पास ये 3 BHK 4 BHK गेटेड अपार्टमेंट सोसाइटी, ये सभी चीजें नहीं होते थे। मनुष्य भी जानवरों के बीच में मौजूद हुआ करते थे और उन्हीं के साथ उनको रहना होता था। तो ये जो गूज बम्स है, या जो हमारे शरीर के ऊपर में जो इतने सारे बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनका एक काम हुआ करता था कि मान लो कोई भी जानवर हमारे समीप आ रहा है, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके ऐसे ही जो ये जो हेयर्स है वो इरेक्ट हो जाते थे, वो खड़े हो जाते थे, और वो कांटों की तरह दिखते थे। जैसे कांटे की तरह आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जीव के ऊपर में कांटे जो बने होते हैं, तो ठीक वैसे ही ये जो हेयर्स थे वो पहले कांटों की तरह काम करते थे हमारे शरीर पे, कि अगर कोई एनिमल देखता भी हमें तो वह देखकर डर जाए कि अच्छा ये वाला ज्यादा खतरनाक है, इससे बदला नहीं लेना चाहिए, या इसके पास नहीं जाना चाहिए। तो ये जो गूज बम्स आज हमें देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ मैच के दौरान या गाने के दौरान या बाकी सभी चीज करते समय आपको नजर आते हैं,
इसका अब हमारे शरीर में शायद उतना कोई काम नहीं है, लेकिन एक समय में यह हमारे शरीर के लिए एक रक्षा के रूप में काम करता था, या रक्षा के लिए एक तरीके से मौजूद होता था कि इनको देखकर बाकी जो जीव जंतु है वो डर जाएंगे और वो हमारे नजदीक नहीं आते थे। तो गूज बम्स का स्टार्टिंग में ये काम हुआ करता था मानव शरीर में। तो खैर, ये सब कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अब आते हैं मेन चीजों पे जो हमें पढ़ना है। और सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वह है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, या परिसंचरण तंत्र, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीजों से क्वेश्चन नहीं आते। चलिए हाँ, हम लोग भालू थे, है ना। तो अब हम आते हैं परिसंचरण तंत्र पे, यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम। हमारे बॉडी का एक सर्कुलेशन सिस्टम है, और इस सर्कुलेशन सिस्टम का अपना एक डिस्टिंक्ट रोल है, और इस रोल को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है, हमारे बॉडी को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो है, हमें फूड की जरूरत पड़ेगी, हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी। अल्टीमेटली हमें एक चीज की जरूरत है, वह है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा जो है यह हम सबकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप कोई भी कार्य करते हो, आप सिंपली जीवित हो, अगर आप जीवित हो तो आपको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। जिस समय आपके बॉडी में ऊर्जा खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी बनना खत्म हो गया, उस समय आप निर्जीव हो जाएंगे। आपके बॉडी के सेल के अंदर में कोई भी काम नहीं हो रहा होगा। तो जब हम जीवित होते हैं, इसका मतलब हमारी सभी कोशिकाएं जो है वो काम कर रही हैं। उन सभी कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता है, और वह ऊर्जा जब तक उनको मिलती रहेगी वह काम करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे शरीर को जरूरत होती है ऊर्जा की। और यह ऊर्जा जो है वह कौन बनाता है? यह ऊर्जा हमारे बॉडी में कोई एक अंग जो है वह निर्माण नहीं करता। हमारे बॉडी का कोई एक सेंट्रल सिस्टम नहीं है जो ऊर्जा का निर्माण करेगा या ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस ऊर्जा को उत्पन्न करने का काम जो है वह कोशिका का होता है, वह सेल का होता है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका अपनी जरूरत के हिसाब से ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो मान लो जब आप दौड़ रहे हो, तो आपको दौड़ने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, या आपके सेल्स को उस समय काम करने के लिए, या आपको दौड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, तो उसी समय में हमारे शरीर की करोड़ों कोशिकाओं में, उसी समय में हमारे शरीर की करोड़ों कोशिकाओं में, करोड़ों अरबों कोशिकाओं में एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वह जनरेट की जा रही होती है, उत्पन्न की जा रही होती है, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा रही होती है, और उसकी मदद से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। मान लेते हैं आज अभी के समय में, जैसे आप क्लास बैठ के पढ़ रहे हो, अभी आप अपने सिस्टम या लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठ के क्लास देख रहे हो, देखने में आपको ऊर्जा लगेगी, इन चीजों को सुनने में आपको ऊर्जा लगेगी। अगर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको समझने में भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और इन सभी चीजों के लिए, और कुछ लोग ऐसे वैसे जो मैसेजेस भी भेजते रह रहे हैं लगातार, जिसका कोई मतलब नहीं है कि कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में हो, कौन से सिटी से हो, उसमें भी ऊर्जा लगेगी। तो इन सभी के लिए जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं आपके कोशिका में बन रही होती है। और इस कोशिका में ऊर्जा को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक तो फूड, और दूसरा ऑक्सीजन। दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक फूड, दूसरा ऑक्सीजन, यानी भोजन और ऑक्सीजन। भोजन हम ग्रहण करते हैं, और श्वसन प्रक्रिया से हम ऑक्सीजन को भी अंदर लेते हैं। लेकिन सिर्फ भोजन ले लेने का मतलब ये नहीं कि हर एक सेल के पास यह भोजन पहुंच गया है। हर एक सेल के पास अब इस भोजन को पहुंचाना है। पहले तो भोजन को अलग अलग हिस्सों में, पहले तो भोजन को डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना है, पचाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करना है। तो यहाँ पे इस भोजन का डाइजेशन होगा, इसका डाइजेशन होगा, इसको छोटे छोटे हिस्सों में इसका पाचन होगा, इसका छोटे छोटे हिस्सों में इसको तोड़ दिया जाएगा। और डाइजेशन के बाद एक सिस्टम आएगा, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्लड। और ब्लड जो है वह उस भोजन को हमारे शरीर के हर एक कोशिका के पास पहुंचाने का काम करता है। हमारे शरीर के हर एक कोशिका के पास पहुंचाने का काम जो है वह ब्लड का होगा, रक्त का होगा। इसके साथ साथ
अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कहां पहुंचता है? ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे लंग्स में, यानी हमारी फेफड़ों में पहुंचता है ऑक्सीजन। और फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचा तो वहां से हर एक कोशिका के पास पहुंचाना है, चाहे वो हमारे पैर की कोशिका हो, हमारे मस्तिष्क की कोशिका हो, हमारे हाथ की कोशिका हो, या कोई भी कोशिका हो, इन सभी तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम फिर से कौन करेगा? फिर से यहां पे आएगा ब्लड। यह जो ब्लड है उसने फूड को भी पहुंचाया, यहां पे आप ब्लड मान लो, इसने फूड को भी पहुंचाया और इसने ऑक्सीजन को भी पहुंचाया। और हर एक कोशिका के पास फूड और ऑक्सीजन जाता है, उसके बाद फिर वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के माध्यम से एनर्जी को बनाते हैं और फिर हमारी बॉडी कोई भी काम कर पाती है। तो मेनली अगर हम ब्लड सिस्टम की बात करें, ब्लड जो है वो सर्कुलेशन सिस्टम है, या इसको आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह सकते हो हमारे बॉडी का। और यह हमारी बॉडी के लिए फूड और एनर्जी दोनों, फूड और ऑक्सीजन दोनों को मेनली कैरी करने का काम करता है। बट इसका सिर्फ एक हिस्सा है ये, ब्लड और बहुत सारे काम करता है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब आप देखो यह काम कैसे करता है, इस चीज को भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले हमारे ब्लड में 3 अलग अलग कैटेगरी होती है ब्लड वेसल्स की, या हमारी जो ब्लड है, हमारे परिसंचरण तंत्र का कुछ हिस्सा है। एक है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स, और तीसरा है हार्ट यानी हृदय। हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, यानी हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है मेनली। हमारा जो परिसंचरण तंत्र या जो सर्कुलेशन सिस्टम है वह 3 चीजों से बना हुआ है। एक है हमारा रक्त, एक है हमारी रक्त कोशिकाएं, और तीसरा है हमारा हार्ट यानी कि हृदय। इन तीनों से मिलकर काम करता है। अब हार्ट का काम क्या है? हार्ट का सिंपल सा काम है ब्लड को पंप करना। चाहे आपको कुछ भी कोई बोले कि दिल से सोच के बोल रहे हैं, या दिल से किसी को कुछ बोलना या नहीं बोलना, दिल कभी कुछ नहीं बोलता, दिल कभी कुछ नहीं सोचता। दिल का एक सिंपल काम है, जो हृदय है उसका सिर्फ एक सिंपल काम है, उसको ब्लड को पंप करना होता है। जैसे हमारे यहाँ मोटर लगा होता है जिसका काम होता है नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करना, टंकी तक पहुंचाना, ठीक वैसा ही काम हमारे हार्ट का भी है। यह एक पंपिंग इंजन सेट है या पंप इंजन है, जिसका काम है हमारे शरीर में ब्लड को पंप करना। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। देन अब आते हैं दूसरा, ब्लड। ब्लड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी आगे ब्लड के बारे में पढ़ना होगा। और दूसरा एक हम ब्लड वेसल्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, उनका क्या काम है। ब्लड वेसल्स मेनली 3 तरीके की होती हैं। एक होती है आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं धमनियां, एक होती है शिरा जिसको हम बोलते हैं वेन, और एक होती है कोशिकाएं। तो धमनी और शिरा के बीच का जो यह स्ट्रक्चर है जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, उसको हम कोशिकाएं के रूप में जानते हैं। अब देखो जो पतली वाहिकाएं हैं, ये जो पतली वाहिकाएं हैं या रक्त की जो पतली वाहिकाएं हैं, उनको कई बार कोशिकाएं के नाम से जाना जाता है, रक्त कोशिकाएं। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई हमारे ब्लड वेसल्स का। 3 पार्ट हो गया, एक है आर्टरी, आर्टरी को बोलते हैं धमनी, दूसरा हो गया शिरा, शिरा यानी कि वेन, और तीसरी हो गई कोशिकाएं यानी कैपिलरीज, रक्त कोशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज के नाम से इनको जाना जाता है। इन तीनों का अपना अपना काम क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो आर्टरी है, ये सभी आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, बट मैं अभी आपको जो समझा रहा हूं उसको पहले समझने की कोशिश करो। यह जो आर्टरी है, ये आपको जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, जनरली, मैं बोला हूं जनरली, सामान्यतः इसका काम क्या होता है, यह हमारे हार्ट से, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट जब अपने ब्लड को बाहर की तरफ पंप करता है, बाहर की तरफ भेजता है, तो उस ब्लड को कैरी करने का या उस ब्लड को रास्ता देने का ट्यूब जो है वह आर्टरी या धमनी के रूप में जाना जाता है। यह आर्टरी के जो दीवारें होंगी, इसकी जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसकी जो सराउंडिंग होगी, इसकी जो सरफेस होगी, यह बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही मजबूत होती है। धमनी की जो एक तरीके से आप धमनी की जो संरचना देखोगे, ये काफी मजबूत होती है। मजबूत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जा रहा है, यानी फोर्स से ब्लड आएगा। यहाँ जो ब्लड आएगा वो फोर्स में आएगा।
तो हार्ट से बाहर लेकर जो जाती है ब्लड, वह आर्टरी या धमनी के माध्यम से जाती है। दूसरा, हमारे शरीर के अनेक अंगों से, हमारे शरीर के अनेक अंगों से जो ब्लड को हार्ट तक यानी कि हृदय तक लेकर आती है, वह है वेन या शिरा, वह है हमारी वेन या शिरा। तो ये दो चीजें आपको यहां पे याद रखना है। दूसरा, अब काम कैसा करता है इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा कोई भी एक कोशिका है, सेल। ये हमारा हार्ट है और ये हमारी कोई कोशिका है। अब इस कोशिका तक हमें पहुंचाना है ब्लड को, और इस तरीके की अनेकों कोशिकाएं हैं, मान लेते हैं अनेकों कोशिकाएं हैं, अनेकों कोशिकाएं हैं। तब हार्ट जो है वो बाहर की तरफ ब्लड को पंप करता है, और बाहर की तरफ जो ब्लड को पंप करता है वह धमनी के माध्यम से जा रही होती है, और इस धमनी के माध्यम से यह जो ब्लड है वो बाहर की तरफ जा रही है। और इस ब्लड में एक और चीज है, इसमें हमारा रोल होता है एक फेफड़े का भी, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। मान लो यह जो रक्त है वह एक तरीके से हमारे सेल के पास पहुंच रहा है। सेल के पास जब पहुंचेगा तो यह जो आर्टरी या जो धमनी है वह छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगी, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगी, छोटे छोटे हिस्सों में बट के यह एक एक सेल से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में, अरबों खरबों की संख्या में कोशिका है, उन सभी को डायरेक्ट आर्टरी या धमनी से ब्लड नहीं मिलता, उनको इन रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ही ब्लड मिलता है, रक्त मिलता है। तो ये अलग अलग रक्त कोशिकाओं के फॉर्म में विभाजित हो जाती है और फिर हमारे हर एक सेल को मिलकर यह ब्लड प्रदान करती है। अब सेल को ब्लड देने के बाद वह वापस से जुड़ जाएंगी, वापस से जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद एक और ट्यूब की रचना करेंगी, एक और ट्यूब की रचना करेंगी जो पहले के अनुपात में थोड़ी सी पतली होगी, पहले वाले के अनुपात में थोड़ी सी पतली आपको दिखाई देगी, और यह हमारी होती है वेन। यह हमारी थी आर्टरी या धमनी, यह हमारी हो गई ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, और यह जो है वो आ गई हमारी वेन। तो आपने देखा कि पहले आर्टरी जो है वह अलग अलग हिस्सों में विभाजित होकर रक्त कोशिकाओं के फॉर्म में है। यह हमारी अलग अलग कोशिकाओं से जाकर मिलती है, उनसे जो भी उनको आदान प्रदान करना है उसको आदान प्रदान करती है, और उसके बाद वापस जुड़कर वह वेन का निर्माण करती है, और वहां से ब्लड को कलेक्ट करते हुए वापस कहां पहुंचाती है, हार्ट तक। तो यह काम हो गया आर्टरी और वेन का। अब देखो यहां पे जो ब्लड आया है, यहां पे जो ब्लड आता है वह सेल के पास से आ रहा है, और सेल के पास से जो ब्लड आता है, सेल क्या करता है, हमारा ऊर्जा बनाता है, और ऊर्जा बनाने के प्रोसेस में वह एक चीज को ऐड करेगा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब वह ऊर्जा बना रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वह ऐड करता है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड इस वेन के माध्यम से कहां पहुंचेगा, हमारे हार्ट तक, और हमारा हार्ट यहां पे क्या करेगा, इस ब्लड को वापस एक जगह भेजेगा, और वह जगह है हमारी लंग्स। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वह हमारे लंग्स तक पहुंचेगा। अब यहीं पर एक ध्यान देना, यहीं पे एक चीज को ध्यान देना कि हार्ट जब किसी चीज को भेज रहा है बाहर, तो हार्ट एक पंप है, पंप किसी भी चीज को बाहर भेजेगा तो प्रेशर से भेजेगा। किसी भी चीज को अगर हार्ट जो है वो बाहर भेज रहा है, या रक्त को, ब्लड को बाहर भेज रहा है, तो वह प्रेशर के माध्यम से भेजेगा। और जब प्रेशर है तो जो ट्यूब है यहां पे, यह जो ट्यूब है, यह जो नली है, यह मजबूत होनी चाहिए। तो यहां पे फिर से मौजूद होती है एक आर्टरी, जिसको हम पुल्मोनरी आर्टरी या फुसफुसी धमनी के रूप में जानते हैं, और यह जो है वह लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाती है। लंग्स यानी कि हमारा फेफड़ा, इस फेफड़े में फिर क्या होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, और इसी समय में हम वहां से एक और चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन अब यहां से एक वेन के माध्यम से, पुल्मोनरी वेन के माध्यम से हमारे हार्ट तक पहुंचता है। लेकिन इस ब्लड में, यह जो ब्लड अब आ रहा है
उस ब्लड में हमारे पास मौजूद है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गया लंग्स के माध्यम से, बाहर से जो ऑक्सीजन आया है अब वहां पे यह ब्लड के साथ मिल जाएगा, और ब्लड के साथ मिलने के साथ साथ वह पहुंचेगा हमारे हार्ट में, और इसी ऑक्सीजन वाले ब्लड को वापस से ब्लड पंप करती है हमारे पूरे शरीर में। तो हमारे पूरे शरीर में यह ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, कोशिका के पास पहुंचता है, कोशिका के पास पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और वहीं पे जनरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस से पहुंचती है हमारे हार्ट के पास, और हमारे हार्ट के पास फिर से यह जाती है लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसी माध्यम से हमारे अलग अलग शरीर के पास पहुंचती है। इसमें हार्ट का रोल एक सिंपल चीज है, यह एक मस्कुलर पंप है। यह एक मस्कुलर पंप है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना शरीर के अनेक हिस्सों में। शरीर में मस्तिष्क से लेकर हमारे पैर की जो तलवे हैं वहां तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो हार्ट के पंपिंग के माध्यम से ही होती है। तो ये पहला एक बेसिक फ्रेमवर्क है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम काम कैसे करता है, बट यह इसका सिर्फ एक पार्ट है। ब्लड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है वहां से फूड को भी एब्जॉर्ब करता है, वहां से जो फूड है उसको भी लेकर आता है और हमारी कोशिकाओं में हर एक जगह पर पहुंचाने का काम करता है। तो यही जो ब्लड है यह अलग अलग हिस्सों से जाकर फूड को भी एब्जॉर्ब करता है, खाने को भी एब्जॉर्ब करता है और हर एक कोशिका के पास लेकर जाता है, जिसमें हार्ट की कोशिकाएं भी होंगी, पैर की कोशिकाएं भी होंगी, मस्तिष्क की कोशिकाएं भी होंगी, सभी चीजें होंगी। तो जिस समय में आप एक बार ऑक्सीजन को इनटेक करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो, और जो आप 1 मिनट के अंदर में 60-70 बार करते हो, उसमें यह पूरा प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा होता है कि जब आप एक बार में सांस लेते हो तो सांस लेने के बाद वह ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएगा, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाने के बाद ब्लड के साथ घुल जाता है, ब्लड के साथ घुलने के बाद वह हमारे शरीर के अनेक कोशिकाओं तक, सॉरी पहले हमारे हार्ट के पास जाएगा, पहले हमारे हार्ट में जाएगा, और हार्ट में जाने के बाद यह हमारे शरीर के अनेक कोशिकाओं के पास जाएगा, और उन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता हुआ वापस हार्ट में आएगा, हार्ट से वापस से फेफड़े में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करेगा। तो जब आप एक सांस ले रहे होते हो तो ये सारी क्रिया हमारे शरीर के अंदर में चल रही होती है। तो ह्यूमन बॉडी जो है एक हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो आप इस हिसाब से सोचो कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो कितना काम करते हैं, और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। तो ह्यूमन बॉडी आर मच मोर इवॉल्व्ड या मच मोर कॉम्प्लेक्स देन ऑल अदर कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर्स कंबाइंड टुगेदर। और हमारे शरीर में ये सब हर सेकंड चल रहा होता है। आई होप क्लियर है। आई होप क्लियर है। और देखो हैंग भी नहीं होता। सर फूड से जो एनर्जी आती है उसकी हार्ट के साथ आर्टरी लेकर जाती है। देखो फूड से एनर्जी, ऐसा नहीं कि फूड से डायरेक्ट एनर्जी आती है, फूड हर एक कोशिका के पास लेकर जाता है और हर कोशिका अपनी एनर्जी खुद बनाती है और अपने पास ही रखती है। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, एनर्जी का हमारे शरीर में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हर एक जो कोशिका है वो अपनी एनर्जी खुद बनाकर रखती है। हम लोग हार्ट के पिक्चर को देखेंगे, हम लोग हार्ट के पिक्चर को देखेंगे, ठीक है, बट पहले आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमारे बॉडी में काम क्या होता है। हार्ट के पिक्चर को इसीलिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि पता चले तब आपने देख लिया और मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो हार्ट के पिक्चर से मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस पार्ट में आता है और कैसे जाता है, बट पहले आपको बेसिक फ्रेमवर्क मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी में आखिर काम कैसे होता है। प्रोसेसर अच्छी क्वालिटी का लगा है। चलिए
ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से, जो हमारी परिसंचरण तंत्र है, इसको हम लोग फिर से अगले सेशन में देखेंगे। सर्कुलेशन सिस्टम को हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे। अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला है कि हमारे सर्कुलेशन तंत्र में है क्या। आपको ये नोट्स में मिलेगी जिसमें सर्कुलेशन सिस्टम मौजूद होगा, तो एक बार आप उसको जरूर पढ़ लेना अगली क्लास से पहले, ताकि जब हम लोग डिस्कस करें तो आपको पहले से थोड़ा आइडिया हो। हार्ट बीट कभी कभी तेज इसलिए चलता है कि हमारे शरीर को ज्यादा जरूरत होती है। उस समय जब हमारे शरीर को ज्यादा अधिक जरूरत होती है तो फिर हार्ट बीट तेज चलता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल मिलते हैं और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। जो पीडीएफ है उसको मैं अभी शेयर कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को टाइम से मिल जाए।